हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य अकेडमी पे। हम लोग जो है आज की क्लास में जो है देखेंगे कि जो केबीएस पीआरटी टायर 2 की जो है एग्जाम डेट आई है, जिसमें जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ेंगे। जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस के जो चैप्टर हैं वो मैं जो है ऑफिशियली जो एनसीईआरटी है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। जो एनसीईआरटी की बुक्स के वो चैप्टर जो है ऑफिशियल जो है एनसीईआरटी से निकाल के जो है वही मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा। तो जो भी इसमें जो है दिए गए हैं, जो चैप्टर ईवीएस के हैं, वही हम देखेंगे, वो कवर करेंगे। जो भी इसमें सिलेबस में दिए गए हैं चैप्टर, जैसे है पहला है परिवार, मित्र और समुदाय, पौधे और जानवर, भोजन और आश्रय, भोजन और आश्रय के जो है पर्यावरण और प्रभाव, प्रकृति के उपहार जिसमें वायु है, जल है, आदि है। ये सब चीज़ें, ये चैप्टर जो दिए हैं ऑफिशियल सिलेबस में, जो केवीएस पीआरटी टायर 2 में हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो ये ऑफिशियल एनसीईआरटी ही मैं पढ़ाऊंगा, ऑफिशियल एनसीईआरटी से। तो चलिए मैं हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। है एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो है बुक, जिससे जो है हम लोग जो है जो सिलेबस है वो निकाला है हमने क्लास 6 की जो है बुक से, पे जो है 14 नंबर जो है चैप्टर। चलिए हम लोग जो है इसे शुरुआत करते हैं। हम लोग बुक पढ़ेंगे ऑफिशियली। अब आप ये समझ लीजिए, पहले से जो भी तैयारी करने वाले हैं टायर 2 की वो देख लें। ऑफिशियल जो बुक है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या क्या है, एक मिनट। अब सही क्लियर दिखेगा। चलिए, मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक जो है प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। क्या आप जो है अपना खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से जो है क्रियाकलाप हैं जिन्हें जो है आप नहीं कर पाएँगे? यदि आप काफ़ी लंबे समय तक हमें जो है आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा, तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त जो है ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके जो है लिए हम जो है जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम जो है 1 दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले ये बता दें कि हम लोग जो है, क्योंकि इतना समय है नहीं कि इसे समझाया जाए और जो है रुक-रुक के जो है पढ़ाया जाए। इसे जो है एनसीईआरटी जो बुक से जो भी टॉपिक हैं वो निकाल के जो है हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए। हम लोग जो है पूरा कवर करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीटली। तो इसलिए जो है आप बने रहिए। हम लोग जो है एनसीईआरटी किताब से जो है कंप्लीटली पूरा जो है पढ़ेंगे, पूरा का पूरा। तो पूरी बुक जो है, पूरा चैप्टर ये बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरा पढ़ा के चलेंगे जो भी दिया है। आप ध्यान से सिर्फ सुनना। वीडियो आप ये समझिए कि आप अगर सुन गए तो आप समझिए कि आपके एकदम माइंड में छप जाएगा। बहुत ईज़ी तरीके से जो है एनसीईआरटी जो है समझाया गया है। तो चलिए बस बैठे रहिए आप जो है, और मैं स्पीड से पढ़ाऊँगा जिससे आपके दिमाग में एकदम से छपता चले, आपको दोबारा से कोई चीज़ जो है देखना ना पड़े, आपका टाइम खराब ना हो। चलिए, प्रतिदिन के उनके सभी क्रियाकलापों की जो है सूची बनाइए जिनमें आप जो है जल का उपयोग करते हैं। सारणी में जो है एक दी गई है, ये 14 पॉइंट 1, जैसे कि ये देखिए चित्र दिया है। इसमें देखिए क्या दिखाया गया है कि नहाना, कपड़ा धोना, कुछ जो है लोग हैं और जो है महिलाएँ हैं, वो जल जो है कुएँ से निकाल रही हैं, वो सब दिखाया गया है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की जो है सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में इसमें जो दिखाया गया है, कुछ क्रियाकलापों की जो सूची दी गई है उसी जो है प्रकार की सारणी अपने नोटबुक में बनाइए। अब जो है आप पूरे दिन में जो है आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप जो है मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं।
किसी भी परिवार द्वारा एक दिन में जो है उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाइए। जैसे पहले में दिया है कि एक क्रियाकलाप करिए, ठीक है? एक सारणी बना लीजिए क्रियाकलाप, उसमें उपयोग हुए जल की मात्रा लिखिए। उसमें जो है पहले लिखिए कि आप पीने के पानी जो है दिन में कितना यूज़ करते हैं। आप, आपके सदस्य ये सब लोग जो है घर में ब्रुश करने में कितना पानी खर्च करते हैं, नहाने में कितना खर्च करते हैं पानी, बर्तन साफ करने में कितना खर्च करते हैं, कपड़े धोने में कितना खर्च करते हैं, शौचालय में जो है कितना खर्च करते हैं। ये सब जो है आपको जो है देख के जो है तैयार करना है। उसके बाद जो है फर्श साफ करने में कितना खर्च करते हैं और भी जो अन्य काम है उनमें लगा लीजिए। तो इस प्रकार की कोई एक सूची बनाइए, उसमें जो है पानी की मात्रा लिखिए। उसके बाद लास्ट में जो है परिवार के एक दिन में उपयोग की हुई जल की जो है यहाँ टोटल मात्रा लिख दीजिए। पूरा यहाँ पे जो है लिखते जाइए, पूरा कितना-कितना किसमें खर्च कर रहे हैं, कितना-कितना लीटर, और फिर उसके बाद लास्ट में टोटल जोड़िए कि आप जो है आपके जो है प्रत्येक घर में जो है सदस्य कितना जो है सब लोग मिला के सुबह से शाम तक कितना पानी खर्च कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप जो है अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके यह परिकल्पना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार में सदस्यों की संख्या में से विभाजित कीजिए। ये आपके जो है परिवार के एक जो है सदस्य की 1 वर्ष की जल की जो है आवश्यकता का बोध कराएगा। पता लगाइए कि आपके जो है गाँव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको ये बोध हो जाएगा कि आपके जो है शहर अथवा गाँव के लिए 1 वर्ष में कितनी जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप ऐसे पता लगा सकते हैं आपके घर में कितने सदस्य हैं और जो है दिन में जो है कितना सुबह से शाम तक पानी यूज़ होता है। उससे आप एक अनुमान लगा पाएँगे मोटा-मोटा कि उससे अगर आपको एक गाँव या शहर की आपको जनसंख्या बता दी जाए, तो आप पता लगा पाएँगे कि कितना खपत होता है पानी, कितना वेस्टेज हो जाता है, क्या है। तो इसी क्रम में जो है बूझो, इनका नाम है एक बूझो। बूझो जिज्ञासु हैं कि क्या हमारे देश के विभिन्न जो है क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे जो है भी ये क्षेत्र हैं जहाँ के जो है लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? वे अपना काम कैसे चलाते हैं? जिन्हें जो है क्या समान मात्रा में बूझो ने ये कहा कि क्या ऐसा है क्या सभी को समान मात्रा में जो है हमारे देश में जल मिलता है? क्या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें जो उचित मात्रा में जो है जल नहीं मिलता है? तो उसका ये प्रश्न मतलब मन में जो है एक प्रश्न बना। अगला क्या कहता है कि आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की जो सूची बनाई है जिसमें आप जो है जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएँ इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ तथा अन्य बहुत सी जो है खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। किना क्या इन्हें जो है उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्या आप इनके जो है कुछ और जो है उपाय उपयोग के सोच सकते हैं? हमारे जो है उपयोग की जो है लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का जो है उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इसलिए जल का जो है उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं, वरन जो है बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। अगला जो है क्या कहता है कि जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगला प्रश्न जो है हमारा है कि जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे आप में से कुछ कहेंगे कि हम नदियाँ, झरनों, तालाबों से प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में जो है पहेली दी गई है कि पहेली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो चलिए जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, देखिए कुओं अथवा जो है हैंडपंप, कुओं से हो गया है, हैंडपंप से हो गया है, जल प्राप्त करते हैं। कुछ जो है अन्य कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जो जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं, वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएँ से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपलाइन के नेटवर्क द्वारा की जाती है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ये देखिए, ये तालाब है या
जहाँ से ये देखिए पाइपलाइन पड़ी हुई है ये, और ये जो है जा रही है अंदर, पानी ले पहुँचा रही है टंकी के माध्यम से। ये छोटी-सी एक मोटर रखी है, इसमें चक्कर के माध्यम से बताया गया है, फिर ये जो है पहुँचता है हमारे घरों में पानी। हमने हम में से जो है प्रत्येक का जो है अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग ढंग जो है भिन्न-भिन्न हो सकता है, परंतु अंततः हम जो है सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे कि तालाब है, झील है, नदी है, कुएँ हैं। हमने जो है अपनी चर्चा में कुछ जो है जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं का जो है भरने के लिए जल कहाँ से आता है? तो वो चाहता है कि हम जो है कि आप अपने जीवन में जो है किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जो है जल की आपूर्ति टूटियों द्वारा नहीं हो रही हो। अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है, तब क्या आप जो है जल की उचित ही मात्रा का उपयोग करेंगे, जितनी कि जो है इस दिनों में जो है बाकी दिनों में करते हैं। ऐसा जो है बूझों ने कहा है। जैसे कि महासागरों में जो है पृथ्वी के अधिकतर भाग में जल दिखाई देता है। देखिए ज़्यादातर नीला भाग है, जिससे ये सब जल से ढका है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से जो है घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग जो है कहाँ समुद्रों और महासागरों में है। कहाँ है? समुद्रों और महासागरों में है। आगे हम लोग जो देखते हैं क्या कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं। समुद्रों और महासागरों के जो है समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से जो है लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलविल द्वारा जो है 1798 में लिखी गई कविता, क्या कविता लिखी थी? राइज ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की पंक्तियाँ जो है सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं, यानी कि पीने की कमी फिर भी है। यहाँ कवि ने महासागर में जो है भटके किसी जहाज के जो है नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल जो है हम उपयोग करते हैं, वह खारा नहीं होता है। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। महासागरों से हम लोग क्या है, बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर रहती है? प्रश्न हो करता है। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुँचता है, जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन जो है स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए जो है हमें जल चक्र के विषय में जो है जानना आवश्यक है। तो हम लोग जल चक्र देखते हैं सबसे पहले। जल के जो है जल के जो है विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जो है जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार नीले कपड़ों के जो है सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात जो है गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल चला कहाँ जाता है? ये प्रश्न बनता है कि जल कहाँ जाता है? ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था, जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रियाकलाप से जो है हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प जो है अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। इस प्रकार जो है बनी जलवाष्प जो है वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे जो है प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने जो है यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे जो है गर्म करना अनिवार्य है, तथा हमने यह कि देखा कि खेतों खेतों
सड़कों, छतों तथा अन्य जो है ज़मीनी क्षेत्रों से भी जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का वह खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, बाष्पन के परिणामस्वरूप महासागर के पास नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। बाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को जो है सूर्य के प्रकाश धूप में तथा दूसरी प्लेट को छाया वाले स्थान में रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर-उधर ना छलके। प्रत्येक जो है 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का प्रक्षेपण कीजिए। 15 मिनट तक जो है धूप में भी रखा रहने दीजिए और उसके बाद जो है दोनों प्लेटों को जो है 15 मिनट बाद जो है अनुभव कीजिए कि क्या फ़र्क हुआ है। जल जो है विलुप्त होता प्रतीत होता है। किस प्लेट का जल जो है पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा को जो है ऊर्जा का जो है स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके जो है फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर जो है वाष्प में परिवर्तित होता रहता है तथा जल में जो है घुले लवण शेष रह जाते हैं। जैसा कि ये देखिए चित्र में दिखाया गया जो धूप में रखा हुआ है इस पे जो है धूप की किरणें पड़ती हैं तो ये जल्दी वाष्पित हो रहा है। देखिए ये देखो बूंद में जो है जा रहे हैं, बुलबुले जो उठते जा रहे हैं। जबकि ये जो छाया में रखा है ये धीरे वाष्पित होता है, धीरे-धीरे कम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्रियाकलाप जो है 2 में जो है हमने ये देखा क्रियाकलाप जो है 2 में हमने देखा कि ये कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट भी जल विलुप्त होता है यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर जो है वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में जो है रखे जल को वाष्पित करने उसके लिए ऊष्मा का जो है प्रयोग करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से जो है वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप जो है वायु में जलवाष्प निरंतर जो है मिलती ही जाती है। तथापि जल का जो है वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यदि यही कारण है कि जो है जल से भरी किसी बाल्टी से जल की जो है इस स्थिति को हम बहुत कम जो है देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर जो है वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जलवाष्प के जो है वायु के अंतरिम होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? पौधे द्वारा जल की क्षति। पौधे द्वारा जल की क्षति देखते हैं। अध्याय 7 में आपने पढ़ा है कि सभी पौधों में वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो बूझो ने ये है बूझो। बूझो जो है वाष्पोत्सर्जन के जो विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल कितना जल जो है कि कितनी मात्रा की क्षति होती है? पौधे इस जल की मात्रा की कुछ मात्रा का जो है उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल को शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वो है क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पंक्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रक्षेपण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए जो है लुप्त हो जाता है? नहीं, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाता है जैसा कि हम देखेंगे। बदलाव जो है कैसे बनते हैं?
चलिए देखते हैं। जल से जो है आधा भरा गिलास लीजिए। क्या करिए कि जल से भरा हुआ आधा गिलास लीजिए। गिलास के बाहर जो है ऐसे सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के जो है बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का प्रक्षेपण कीजिए। गिलास की जो है बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से जो है आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को जो है ठंडा कर देती हैं, जो जल वाष्प गिलास की सतह पर जो है संघनित हो जाती है। संघनन के इस विप्रक्रम को हमने अध्याय 5 में जो है क्रियाकलाप 7 में देखा था। अभी इसमें ये देखो दिखाया गया है कि जल के जो है एक गिलास लीजिए, उसमें जो है क्या करिए बर्फ डालिए और इसको पूछ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है कि बर्फ जो है जल से भरे गिलास में बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जो है जल की बूंदें दिखाई देंगी। छोटी-छोटी सी हल्की-हल्की बूंदें बन जाएगी गिलास पे। अब जो है पहेली, ये है पहेली। तो पहेली क्या कर रही है, पहेली ने सर्दियों में प्रातः काल जो है घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी जो है कभी शीत ऋतु में प्रातः काल में पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने जो है गर्मियों में भी प्रातः काल ऐसा होते देखा है? ऐसा जो है पहेली कह रही है। जल को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है पुनः वापस लाने में जो है संघनन प्रक्रम की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे-जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के जो है ऊपर जाते हैं तो ताप कम हो जाता है। जैसे-जैसे वायु ऊपर उड़ती जाती है, ठंडी हो जाती है। होता ये है कि जैसे-जैसे वायु ऊपर उठेगी, वैसे-वैसे वो जो है ठंडी होती जाती है। जैसे-जैसे जो है पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं तो ताप कम हो जाता है, जैसे-जैसे वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊँचाई पर जो है वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो है उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे-छोटे जल की जो है बूँदें जिन्हें जो है जलकणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ही छोटी जलकणिकाएँ हैं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई हुई ब बहुत सी कणिकाएँ जो है आपस में मिलकर एक बड़ी अमाप की जो है जल की बूँदें बनाती हैं। अब जो है बूझो कह रहा है कि सर्दियों में प्रातः काल धरती के पास बूझो ने कोहरा देखा। ये हैं जो बूझो, इन्होंने क्या किया कि सर्दियों के समय जो है धरती पे कोहरा देखा। वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जो है जलवाष्प का संघनन है? क्या आप क्या सोचते हैं? आप बताइए? इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई जो है बूंदों को ही हम क्या कहते हैं? वर्षा। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार जो है वाष्प तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में जो है चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। पुनः महासागरों की ओर, किसकी ओर? महासागरों की। वर्षा तथा जो है हिम के रूप में पृथ्वी के जो है विभिन्न भागों में जो है आए जल का क्या होता है? प्रायः जो है समस्त पृष्ठभूमि महासागरों के तल में जो है ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जो है जल अंततः महासागरों में जो है वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलाकर जो है जल जो है बन जाती है। यह जो है जल पहाड़ों से जो है झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे जो है गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में जो है भूमि पर गिरता है, वह भी नदियों और झरनों के जो है रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में जो है गिर जाती हैं। तथापि कुछ जो है नदियों तथा जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी जो है झीलों तथा तालाबों में भर देता है। वर्षा के जल का जो है कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का जो है कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है।
ये देखिए वर्षा का जल जो है झरनों और नदियों के रूप में बहता हुआ, ये देखिए चित्र में दिखाया गया। शेष जल जो है धीरे-धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का जो है अधिकांश भाग जो है हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का जो है भरण भौम जल से ही होता है। इस प्रकार जो है कुछ झीलों के जो है जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। क्या होता है? भौम जल ही होता है। हैंडपंप या जो है नलकूप से हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल जो है भौम जल से जो है ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं, वहाँ जो है वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के जो लिए हमें जो है गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। यदि जो है उपयोग के कारण भौम जल के जो है स्तर की जो है ये क्षति चिंता का जो है विषय है। पहली एक चिंता को जो है आपस में बाँटना चाहती है उन जो है क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से जो है ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का जो है रिसाव बहुत कम होता है, जिसमें अंततः भूमि जल की जो है उपलब्धता जो है प्रभावित हो जाती है। वर्षा का जो है बहता जल अपने जो है साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को जो भी बहा ले जाता है। अब हम जो है ये जानते हैं कि जो भूमि के पृष्ठ पर जो है वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल जो है पृथ्वी के जो है ऊपरी पृष्ठ से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। देखिए जल जो है ये जल वाष्प के रूप में ये देखिए छोटे-छोटे ये देखिए बूंदे बन के ये देखो भाप बनकर जो है उड़ रहा है। ये देखिए फिर यही भाप जो है बाद में जो है वर्षा के रूप में बरस जाता है। ये देखिए ये जा रहा है, ये तालाब से जा रहा है, ये देखिए किसी जो है झरने या समुद्र महासागर का जल ये देखिए भाप बनकर उड़ रहा है। बाद में यही देखिए जो है बादल बन के जो है पानी के रूप में बरस रहा है। चलिए देखते हैं। और जो है अंत में वापस महासागरों में जो है लौट जाता है। जल के इस चक्रण को जो है करने के चल को जो है जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा जो है भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? अगर भारी वर्षा हुई तो क्या होगा? वर्षा का जो है समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर जो है भिन्न-भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में जो है पूरे वर्ष जो है वर्षा होती रहती है। जल की जो है कि ऐसे स्थान पर भी हैं जहाँ पर जो है वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में जो है अधिकांश वर्षा जो है मानसून के मौसम में होती है। विशेषता जो है गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना जो है मानसून के आने पर निर्भर करता है। क्या करता है? मानसून के आने पे जो है निर्भर करता है। परंतु जो है अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से जो है क्या हो सकता है कि भारी वर्षा से जो है नदियां हैं भारी वर्षा से नदियां, तालाबों, झीलों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जो है क्या होगा जल जो है एक बड़े क्षेत्र में फैलकर जो है बाढ़ का जो है कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गाँव और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ की जो है फसलें, पालतू जानवर, जो है संपदा तथा मानव जीवन की जो है अपार क्षति होती है। ये इसमें दिखाया गया है, बाढ़ आने से क्या हो रहा है देखिए। बाढ़ से जो है आने से जो है लोग बेघर हो गए, पशु जो है जानवर जो है पानी में बह गए, लोग जो है देखिए पेड़ों पे चढ़ गए हैं। ये देखिए कोई छत पे है, अपनी जो है छत पे बैठा है। कुछ चीज़ें धीरे-धीरे बह जा रही हैं, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ वगैरह जो है
चीज़ें धीरे-धीरे बह जाती है, अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जो है दृश्य दिखाया गया। चलिए, बाढ़ के समय जो है जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो यह जलाशय जीव जो है थल थल भाग में फँसकर जो है मर जाते हैं। वर्षा जो है भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि जो है काफ़ी समय तक जो है वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि जो है किसी क्षेत्र में 1 या उससे अधिक जो है समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है मृदा से लगातार जल की जो है क्षति होती रहती है, क्योंकि यह जो है वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए जो है मृदा सूख जाती है, उस क्षेत्र के जो है तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और जो है उनमें से कुछ जो है सूख भी जाते हैं। भौम जल की जो है भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है। सूख सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित ही आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के जो है बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन-किन जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है? अपने माता-पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों समाचार पत्रों व मैगज़ीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम जो है जल को जो है कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का जो है केवल एक छोटा-सा जो है भाग ही जंतुओं पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जो है जल महासागरों में है, जिसे जो है सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौमजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब भौमजल का जो है और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा जो है अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण जो है घटती जा रही है। जल की जो है माँग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जल की जो माँग है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जल का जो है उपयोग करने वाले जो है लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से जो है नगरों में जो है जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक जो है साधारण दृश्य है। खाने की जो है वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का जो है प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार में बहुत से जो भागों में जल की जो है कमी हो गई है। इसलिए जो है यह आवश्यक है कि जल का जो है विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जो है जल व्यर्थ ना हो। वर्षा जल का जो है संग्रहण छत पे ये देखिए दिखाया गया है। वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाए। पानी बरसे हुए जल पे जो है ये देखिए छत पे जो है बाउंड्री बना के जो है इस पे जो है जल संग्रहण किया गया और फिर एक पाइप जो है लगाया गया, जिसकी माध्यम से जो है ज़मीन में जो है अंदर जो है एक गड्ढा खोदा गया, जिससे जो है पानी जो है जा रहा है अंदर। ये देखिए, ये बड़े से गड्ढे में उसके बाद जो है भौमजल जो है ऐसे बढ़ता है। चलिए देखते हैं वर्षा के जल का जो है संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की जो है उपलब्धता में वृद्धि का ये जो है एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल जो है संग्रहण का मूल मंत्र ये है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। जल जहाँ गिरे वहीं पे एकत्र कीजिए। वर्षा के जल वर्षा के उस जल का जो है क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में यह कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यह नालियों में बह जाता है। ये क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का जो है कुछ भाग जो बहकर नदियों, झीलों तथा तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत दूरी तक जो है हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में जो है वापस नहीं गया। अतः इस जल का जो है घरों में जो है वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की जो है आवश्यकता होगी। वर्षा जल जो है संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। पहला
छत के ऊपर जो है वर्षा जल संग्रहण, इस प्रणाली में जो है भवनों की छत पर जो है एकत्रित वर्षा के जल को है भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में जो है छत पर उपस्थित जो है मिट्टी के जो है कण हो सकते हैं, जिनके जो है उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को जो है भंडारण टैंक में एकत्र करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। यहाँ से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भवन जल की जो है पुनः पूर्ति करेगा। अगला पॉइंट है, एक दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे बनी जो है नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जो है जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है शब्द दिए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें शब्द बने हैं इस टॉपिक से। कौन कौन से प्रमुख शब्द बन गए इससे। पहला बने है बादल। बादल क्या है, कैसे बना है? संघनन, सूखा, बाष्पन, बाढ़, ओला। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 ये पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट हमारा है क्या? महासागर। 8वां पॉइंट बना है वर्षा जल संग्रह। और जो है 9वां पॉइंट क्या हुआ? हिम। और 10वां पॉइंट हुआ जलवाष्प। 11वां जल चक्र। इतने पॉइंट जो है इस टॉपिक से बने। अब जो है हम लोग इसका सारांश देखते हैं, क्या सारांश निकल के आया है इसका, कि जल जीवन के लिए जो है आवश्यक है। वायु में वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन से जो है जलवाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प जो है वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो जल बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की जो है बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओलों के रूप में जो है गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियां, झीलों, तालाबों, कुओं तथा जो है मिट्टी के जल की जो है पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय पौधों के बीच जो है जल के जो है चक्रों को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से जो है बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। वर्ष पृथ्वी पर जो है उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण जो है उपयोग की आवश्यकता है। ये जो है इसका सारांश है इस टॉपिक का। अब इस टॉपिक के जो है कुछ जो है प्रश्न बने हैं, हम लोग देखते हैं एक बार। हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कहा गया है। पहला है का। जल को जो है वाष्प में परिवर्तित करने के क्रम को जो है क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। वाष्पन कहते हैं। यहाँ आ जाएगा वाष्पन। अगला है खा। जलवाष्प को जल में जो है परिवर्तित करने के प्रक्रम को जो है क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन कहते हैं। अगला गा है कि एक वर्ष या इससे अधिक समय तक जो है वर्षा ना होना उस क्षेत्र में क्या है? सूखा कहलाता है। क्या कहलाता है? सूखा। अत्यधिक वर्षा किसका कारण है? बाढ़ का। ठीक है। इसके जो है पहले हमने अभ्यास प्रश्न कर लिए। हो सकता है जो है केवीएस जो पीआरटी सेकंड जो फेज का जो एग्जाम होगा, उसमें मेंस में हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ ले। कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये अभ्यास शीट जरूर करते लोग चलिए। ये नहीं कि मतलब ये क्लास 6 की है, इसमें तो ये सब मुझे आता है छोड़ दे। नहीं, हो सकता है, कोई पता नहीं है। प्रत्येक का क्या यह जो है प्रत्येक का क्या यह वाष्पन तथा अथवा संघनन के कारण होता है? चलिए देखते हैं क्या। ठंडे जल से भरे गिलास की जो बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देना, ये हम लोगों ने उसमें प्रयोग में देखे थे। तो ये किसका कारण है? संघनन। किसका है? संघनन। संघनन। ठंडे जल से जो है भरे गिलास के जो बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना संघनन के कारण। दूसरा है गीले कपड़ों पर स्थिति करने से भाप का जो है ऊपर उठना किसके कारण है? वाष्पन। किसके कारण? वाष्पन के कारण जो है उसका जल चला जाता है। अगला गा है गर्मियों में प्रातःकाल कोहरे का जो है दिखना किसके कारण? संघनन। किसका? संघनन। ठीक है। और अगला है घा। घा नीले कपड़े से पोंछने के बाद जो है शाम पर कुछ समय बाद सूख जाता है। तो किसके कारण? वाष्पन के कारण। किसके? वाष्पन। ठीक है। गर्म जो है छड़के जो है ऊपर जल छिड़कने से भाप का जल ऊपर उठना,
ये किसके कारण है? वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन के कारण। ठीक है। अब अगला हमारा जो है तीसरा हम देख लेते हैं आंसर। तीसरा को जो है सत्य सत्य का है। चलिए देखते हैं। देख लेते हैं। पहला इसमें ही आया है अभी, तो पहला ही देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कहा गया है कि वायु में जलवाष्प केवल मानसून के जो है समय उपस्थित रहती है, तो ये गलत बात है। ये कैसा हो गया? रॉन्ग। क्योंकि वायु में हमेशा जो है जलवाष्प जो है नमी रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न हो गया गलत। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा खा है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि में वाष्पित नहीं होता। ये भी गलत हो गया हमारा। बिल्कुल होता है। एक मिनट। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया खा वाला। अगला प्रश्न हमारा है कि जल के जो है जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है जलवाष्प कहलाती है। जो ग नंबर हमारा है ये हमारा सही हो गया कि जल के बाद जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया जलवाष्प कहलाती है। सही है। अगला घा है हमारा, जल का जो वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है। ये गलत हो जाएगा। अगला जो है इंडिया हमारा है, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक जो है ठंडी होती है, जलवाष्प जो है संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं जो है बनाती है। हाँ, ये बात सही हो जाएगी। अब चौथा हमारा है कि मान लीजिए कि आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं, क्या इसके जो है किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य से क्या सहायता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, ये बात सही है। अब ये तुम्हारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप में हो सकता है, लिखने को आ जाए प्रश्न, तो इसका आंसर होगा कि हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो कैसे बताते हैं कि अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से यूनिफॉर्म जल्दी सूखेगी। गर्मी के कारण जल के जो है वाष्पन की दर बढ़ जाती है, जिससे कपड़ों की नमी जो है जल्दी भाप बनकर उड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि एक जल की जो है ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात जो है आप इसके चारों ओर जल की जो है गड्ढ-मड्ढ बूंदें रखें। क्यों? तो ठीक है, हम बता रहे हैं इसका। इसका आंसर होगा कि संघनन। इसका कारण जो है संघनन। संघनन, हाँ सही है। संघनन के कारण ये होता है जब हवा में मौजूद जलवाष्प जो है फ्रिज से निकली ठंडी बोतल की सतह के संपर्क में आती है, तो वह ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाती है। अगला हमारा छठा है, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर जो है फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं? बात ये है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली गर्म हवा में जो है जलवाष्प होती है। यह वाष्प चश्मे के जो है ठंडे लेंस से टकराकर संघनित हो जाती है, जिससे लेंस जो है भीग जाते हैं और उन्हें साफ करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? जब पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, तो ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण यह जल वाष्प जो है संघनित होकर छोटी-छोटी जल कणिकाओं में बदल जाती है। यही कणिकाएं जो हवा में तैरते हुए बादलों का रूप ले लेती हैं। सूखा कब पड़ता है? अगला प्रश्न 8वां है। तो यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो, तो वहाँ की मिट्टी जो है सूख जाती है और भूस्थल जल जो का होता है, बहुत नीचे गिर जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूखा पड़ना कहते हैं। क्या आप इनमें जो है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। प्रस्तावित परियोजना और क्रियाकलाप। चलिए देखिए। चलिए आज का जो है यही टॉपिक खत्म होता है, ये वाला 14 नंबर जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है बीएस का। चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जो है चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और जो भी जो है केवीएस जो है का जो है टायर 2 दे रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी जुड़ें और जो है आगे जो है वीडियो देखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है थैंक यू, जो है जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।